हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब सकुशल आनंद में होंगे। तो दोस्तों, आज की स्टोरी शुरू करते हैं। तो दोस्तों, तनिषा अपनी रिहर्सल कंप्लीट करने के बाद अपनी ड्रेस पहनकर अपना मेकअप करवा रही थी। यहाँ रूम में मेकअप आर्टिस्ट और तनिषा के अलावा और कोई नहीं था। हेयर स्टाइलिस्ट ने ऑलरेडी उसका हेयर स्टाइल बना दिया था। जब उसका मेकअप फिनिश हो जाता है तो उसे देख मेकअप आर्टिस्ट उसकी तारीफ करते हुए कहती है, वाओ, यू आर लुकिंग सो स्टनिंग, ऑल थैंक्स टू यू। तनिषा ने स्माइल करते हुए कहा। तभी वहाँ रूम में इशिका आती है और तनिषा से कहती है, तनिषा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। ऐसा उसने मेकअप आर्टिस्ट की तरफ कुछ ऐसे देखते हुए कहा कि मानो वो उसके सामने बात नहीं करना चाहती थी। उसका इशारा समझकर वो मेकअप आर्टिस्ट वहाँ से चुपचाप चली जाती है। आओ बैठो, तनिषा ने अपने आस वाली चेयर की तरफ पॉइंट करते हुए कहा। इशिका वहाँ बैठ गई और तनिषा से बोली, सी, मैंने अपना प्रॉमिस पूरा किया और तुम्हें ये सॉन्ग दिलवा दिया, लेकिन अब मैं चाहती हूँ कि तुम भी मेरी मदद करो। उसकी बात सुनकर तनिषा कहती है, ऑफ कोर्स, मैंने वादा किया था कि मैं भी तुम्हारी हेल्प करूंगी, इसलिए बताओ मुझे क्या करना होगा। इशिका को ये जानकर रिलैक्स फील होता है कि तनिषा को अपना प्रॉमिस याद था, लेकिन वो जो उसे कहने जा रही थी, उसे डाउट था कि तनिषा वो करने को राजी होगी भी या नहीं। इसलिए वो एक गहरी सांस लेकर सीरियस एक्सप्रेशंस के साथ कहती है, आई वॉन्ट टू यू टू सेड्यूस अमित। व्हाट? तनिषा ने शॉक्ड होते हुए पूछा। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि इशिका उससे ऐसा कुछ कहेगी। और वो अमित को सेड्यूस करवाना क्यों चाहती थी, जबकि उनका टारगेट तो रूपाली थी। वो दोनों तो रूपाली को बर्बाद करने के लिए साथ आए थे और उसने रूपाली को बर्बाद करने में इशिका का साथ देने का वादा किया था। इसलिए इशिका का अमित को बीच में लाना तनिषा की समझ से परे था। उसका रिएक्शन देख इशिका समझ गई कि तनिषा के मन में क्या सवाल रहा, इसलिए उसने तनिषा के सवाल का जवाब देते हुए कहा, अमित और रूपाली एक कपल है, एक सीक्रेट कपल। उसकी बात सुनकर तनिषा को एक और बड़ा झटका लगा, क्योंकि उसे भी सबकी तरह लगा था कि इशिका और अमित एक कपल है, लेकिन यहाँ तो मामला कुछ और ही था। तभी उसके दिमाग में एक और सवाल आया और उसने इशिका से पूछा, अगर अमित और रूपाली कपल है तो तुमने उसके साथ बैड सीन करने के लिए हाँ क्यों की? मैं रूपाली के साथ साथ अमित को भी बर्बाद करना चाहती हूँ, क्योंकि उन दोनों ने ही मुझे धोखा दिया, मुझे चीट किया। मैं उन दोनों से बहुत नफरत करती हूँ और दोनों को बर्बाद करके उनसे अपना बदला लेना चाहती हूँ। मैंने मजबूरी में इस हॉट सीन के लिए प्रोड्यूसर को हाँ की, क्योंकि प्रोड्यूसर के साथ सोकर रूपाली ने उसे ये करने के लिए फोर्स किया और प्रोड्यूसर ने मुझे, इसलिए मजबूरी में मैंने हाँ तो कह दी। लेकिन अब मैं रूपाली और अमित से इस बात का बदला लेना चाहती हूँ और उस हॉट सीन को भी रुकवाने के लिए एक बहाना चाहती हूँ। इसलिए मैं चाहती हूँ कि जब तुम्हारा सीन एंड होगा तब तुम अमित को सेड्यूस करो कि वो अपना कंट्रोल खोने लगे, और जब ऐसा हो ठीक उसी टाइम तुम्हें उसे दूर धकेलना होगा और ये कहना होगा कि तुम उसके साथ काफी अनकंफर्टेबल फील कर रही हो, जिसके बाद वो खुद ही डर के मारे इस सीन को शूट करने के लिए मना कर देगा, क्योंकि तब तक वो खुद पर से भी अपना कंट्रोल खोने लगेगा। इशिका ने अपना प्लान एक्सप्लेन करते हुए कहा। इशिका ने तनिषा को एंडिंग में ही अमित को सेड्यूस करने के लिए इसलिए कहा, क्योंकि जब तनिषा डांस करते हुए उसके साथ बेड तक आएगी तभी इशिका के सीन की स्टार्टिंग होगी। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि अमित खुद इस सीन को करने से मना कर देगा? तनिषा ने पूछा। क्योंकि उनका प्लान सक्सेसफुल तो तभी होगा न जब अमित इस सीन के लिए खुद मना करे, और अगर उसने मना नहीं किया तो उनका प्लान तो फेल ही हो जाएगा। वो न जरूर करेगा, क्योंकि वो रूपाली से बहुत डरता है और उसे इस बात का डर होगा कि अगर रूपाली तक ये खबर पहुंच गई तो क्या होगा, क्योंकि वो तो तुम्हारी दुश्मन है। इशिका ने कहा। लेकिन इससे तो सिर्फ उसके और मेरे सीन ही कैंसल होंगे, तुम्हारे नहीं। तनिषा ने पूछा। उसकी फिक्र तुम मत करो, उस टाइम तक अमित खुद ही इतना अनकंफर्टेबल हो चुका होगा कि आगे के सीन्स शूट करने की उसमें हिम्मत ही नहीं होगी, और अगर उसने फिर भी मना नहीं किया तो मैं कुछ और सोच लूंगी, इशिका ने कहा।
सोचना क्या था, इशिका को पक्का यकीन था कि उसका ये प्लान फेल नहीं होगा और अगर बाई चांस हो भी गया तो वो खुद अमित को सबक सिखाएगी। उसका प्लान सुनकर तनिषा कहती है, इशिका, सॉरी टू से, लेकिन मुझे तुम्हारे इस प्लान का कोई फायदा नहीं नजर आ रहा, सिवाय इसके कि इससे तुम्हारा हॉट सीन कैंसल हो जाएगा। लेकिन इसमें अमित और रूपाली का कोई भी नुकसान नहीं होगा, फायदा होगा। इस सीन के बारे में मैं रूपाली को थोड़ा मिर्च मसाला लगाकर बताऊंगी, जिससे उसके और अमित के बीच फाइट होगी, जो कि हमारे लिए काफी यूजफुल होगा। तो अब बताओ, क्या तुम मेरा साथ दोगी? कम से कम उसके लिए तो ये काफी फायदेमंद होगा। रूपाली और अमित के अलग होने पर उसको फायदा होगा, क्योंकि रूपाली के बिना अमित कुछ नहीं था और उसका पहला टारगेट अमित हो था। इशिका का प्लान सुनकर तनिषा अपने मन में सोचती है कि वो इतने सालों बाद इंडस्ट्री में कमबैक कर रही थी। ऐसे में अगर उसने कोई भी गलती की या कोई भी नखरे दिखाए तो ये उसी लिए अच्छा नहीं होगा। इंडस्ट्री में हर तरफ ये खबर फैल जाएगी कि वो बिल्कुल भी प्रोफेशनल नहीं है। और ऐसे सीन्स उसने पहले भी किए हुए थे। तो ऐसे में लोग कहीं ये न समझे कि अमित को वो जानबूझकर टारगेट कर रही थी क्योंकि वो रूपाली का दोस्त था। ये उसके लिए अच्छा नहीं होगा। उसके इस एटीट्यूड की वजह से उसको दोबारा काम नहीं मिलेगा और लोगों के सामने भी उसकी काफी नेगेटिव पब्लिसिटी होगी। उसकी काफी देर तक अपने ख्यालों में खोया देख इशिका को उस पर डाउट होने लगा। आखिर वो इतनी देर तक क्यों सोचा रही थी? क्या वो इस काम को नहीं करने वाली थी? क्योंकि अगर उसे करना होता तो वो अभी तक हाँ कह चुकी होती। क्या सोच रही हो? इशिका ने पूछा। उसका सवाल सुन तनिषा अपने ख्यालों से बाहर आई और उसने अभी तक अपना फैसला ले लिया था और उसे पता था कि उसका ये फैसला इशिका को पसंद नहीं आएगा, इसलिए वो थोड़ा हिचकिचाते हुए कहती है, आई एम सॉरी, लेकिन मैं ये नहीं कर सकती। उसकी बात सुनकर इशिका को तनिषा पर हल्का गुस्सा आता हूँ, क्योंकि तनिषा अब उससे एहसान फरामोशी कर रही थी। इसलिए इशिका ने उसे टोंट मारते हुए कहा, तो ये वैल्यू है तुम्हारे प्रॉमिस की? जब मन आया तक तोड़ दिया। मुझे अपने शब्दों पर न टिकने वाले लोग पसंद नहीं। इशिका की बात तनिषा को बुरी लगती है, लेकिन वो इशिका से गुस्सा नहीं होती क्योंकि उसे पता था कि इशिका को उसको सुनने का पूरा हक था, क्योंकि इशिका ने अपना वादा निभाया था लेकिन उसने अपना वादा नहीं निभाया। इसलिए वो गिल्टी फील करते हुए इशिका से कहती है, मैं जानती हूँ कि इस टाइम तुम मुझसे नाराज हो, लेकिन इशिका, तुम ये जो प्लान बता रही हो वो अमित और रूपाली के साथ साथ मेरे भी खिलाफ है, क्योंकि अगर मैं नखरे दिखाऊंगी तो इससे सबको मैं काफी अनप्रोफेशनल लगूंगी और पब्लिक भी मुझे काफी क्रिटिसाइज करेगी। सब मुझे एहसान फरामोश कहेंगे और कुछ लोग तो ये भी कहेंगे कि अमित को मैं रूपाली की वजह से टारगेट कर रही हूँ और इससे मैं रूपाली को इंडस्ट्री में कभी भी रिप्लेस नहीं कर पाऊंगी। उसकी बात सुन इशिका कहती है, लेकिन तुम ऐसा क्यों सोच रही हो कि सब तुम्हारे खिलाफ ही सोचेंगे और कोई भी तुम्हारे फेवर में नहीं सोचेगा? जरा सोचो, तुम वो स्टार हो जो काफी टाइम बाद इंडस्ट्री में कमबैक करने जा रही है और ऐसे में तुम अपनी तरफ से पूरी करेगी कि तुम्हारी तरफ से कोई भी चूक ना हो। ऐसे में तुम ऐसे सीन को शूट करते वक्त अगर तुम अनकंफर्टेबल फील करोगी तब भी तुम उसे सहने की पूरी करेगी जब तक तुम कर सकती हो। और अगर तुम इस बात को कहोगी कि तुमसे नहीं हो रहा तो इसका मतलब है कि सच में तुमसे नहीं हो पा रहा है और तुम पहले भी तो ये सीन कर चुकी हो, इसलिए कोई तुम्हें अनप्रोफेशनल नहीं कह सकता। इशिका की बात तनिषा को एकदम सही लगी, लेकिन फिर भी वो कोई रिस्क नहीं लेना चाहती थी, इसलिए उसने इशिका से कहा, इशिका प्लीज तुम कुछ और प्लान बना लो, मैं कुछ भी कर सकती हूँ लेकिन ये नहीं। आई एम सॉरी। उसकी न सुनकर इशिका को उस पर बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो ये भी समझ सकती थी कि तनिषा के लिए इस वक्त थोड़ा सा भी रिस्क उठाना बहुत मुश्किल होगा और वैसे भी ये उसकी लड़ाई थी, ना कि तनिषा की। इसलिए इशिका ने एक फेक स्माइल के साथ कहा, इट्स ओके, आई कैन अंडरस्टैंड, मैं कुछ और सोच लूंगी। और इतना कहकर वो जल्दी से वहाँ से बाहर आ जाती है। उसको जाते देख तनिषा को बहुत गिल्टी फील होता है, लेकिन उसकी नज़रों में वो सही थी। उस रूम से निकलकर इशिका सीधे शूटिंग लोकेशन से बाहर आ जाती है, क्योंकि वो अब वहाँ एक और पल नहीं रुकना चाहती थी।
तनिषा की न ने उसका सारा प्लान फेल कर दिया था और अब उसको कोई नया प्लान बनाना होगा, क्योंकि उसका मकसद सिर्फ इस सीन को कैंसल करवाना नहीं था। अगर ऐसा होता तो वो इस सीन के लिए कभी हाँ ही नहीं करती। उसका मकसद तो इस मौके का फायदा उठाकर रूपाली और अमित के बीच लड़ाई करवाने का था। इसलिए उसे अब कुछ और सोचना होगा, लेकिन वो इस वक्त कुछ भी सोचने के मूड में नहीं थी, क्योंकि इस वक्त उसका मूड बहुत खराब था। वो इस वक्त सिर्फ घर वापस लौटना चाहती थी। इशिका जैसे ही बाहर आई उसके पीछे इवान भी बाहर आ गया। इशिका के बैड मूड को देखकर उसने इशिका से कहा, मैडम आप अच्छे मूड में नहीं लग रही, इसलिए आप ड्राइव मत कीजिए, आप मुझे ड्राइव करने दीजिए प्लीज। उसका ऑफर सुनकर इशिका पहले तो उसे मना करना चाहती थी, क्योंकि इवान अब तक उसे पसंद नहीं आया था, लेकिन उसने सोचा कि वो कहे तो ठीक ही रहा था। उसका मूड ऑफ था और अगर ऐसे में उसका एक्सीडेंट हो गया तो आदित्य और ऋषु का क्या होगा। ये सोचकर इशिका बहुत बेमन से उसे अपनी कार की देते हुए उससे पूछती है, लेकिन तुम्हारी बाइक का क्या? वो मैं बाद में पिक करने आ जाऊंगा, इवान ने इशिका से की लेते हुए कहा। उसकी बात सुन इशिका ने हैरानी से पूछा, तुम उसे लेने यहाँ फिर से आओगे? लेकिन ओल्ड कपूर मैंशन से यहाँ तक का डिस्टेंस तो काफी ज्यादा है। कोई बात नहीं मैडम, मेरी ड्यूटी आपको हर हाल में प्रोटेक्ट करने की है और इसलिए मैं आपको इस हाल में खुद ड्राइव नहीं करने दे सकता, इवान ने कहा। इवान की बात इशिका को पसंद आई, क्योंकि उसकी बात सुनकर उसको अपने प्यारे पतिदेव की याद जो आ गई थी कि वो उससे कितना प्यार करते हैं और उसे लेकर कोई भी रिस्क उठाना नहीं चाहते, इसलिए उन्होंने जबरदस्ती इवान को उसके साथ भेज दिया। आदित्य के बारे में सोचकर इशिका के फेस पर ब्लश आ जाती है और वो अपने फोन में एक कॉन्टैक्ट AK को सेलेक्ट करके एक मैसेज सेंड करती है, आई एम मिसिंग यू सो मच। उसके मैसेज सेंड करने के कुछ सेकंड्स बाद ही उसको एक रिप्लाई आता है, नॉट मोर देन मी। आदित्य का ये मैसेज देखकर इशिका के फेस की स्माइल और ज्यादा बड़ी हो जाती है और वो उसे एक और मैसेज सेंड करती है, यू फोकस ऑन योर वर्क। इस इमोजी के थ्रू इशिका ये शो कर रही थी कि आदित्य की बात से वो बहुत ज्यादा शाई फील कर रही थी। उधर जब मीटिंग रूम में बैठ आदित्य उस मैसेज को देखकर पहले से भी ज्यादा स्माइल करने लगता है, लेकिन वो इस बात से अनजान था कि उसकी इस स्माइल ने वहां बैठे उसके सभी एम्प्लॉइज को उसकी स्माइल देखकर कितना बड़ा झटका लगा था। आज उन्होंने दूसरी बार अपने बॉस को स्माइल करते देखा था और इस बार तो उनकी स्माइल पहले से भी बहुत बड़ी थी। पिछली बार भी स्माइल उनके चेहरे पर अपने फोन को देखने के बाद आई थी और इस बार भी। कहीं ऐसा तो नहीं कि उनके बॉस की लाइफ में किसी लड़की की एंट्री हो गई थी, क्योंकि वो आदित्य को टाइपिंग करते देख ये समझ गए थे कि वो किसी से चैटिंग कर रहा था। एक एम्प्लॉय ने अपने बगल में बैठे वरुण से बहुत धीमी आवाज में पूछा, बॉस किससे इतना हंस हंस कर चैटिंग कर रहे हैं? क्या उनकी लाइफ में कोई लड़की आ गई है? उस एम्प्लॉय ने अपनी आवाज को बहुत कम रखने की कोशिश की थी, लेकिन फिर भी रूम में उसकी आवाज काफी अच्छे से सबको सुनाई दे गई थी। क्योंकि उस एम्प्लॉय की आवाज हमेशा से ही बहुत तेज थी, इसलिए धीरे बोलने की कोशिश करने पर भी उसकी आवाज सब तक पहुंच गई, यहाँ तक कि आदित्य के कानों में भी। उसकी बात सुनकर आदित्य ने तुरंत उसकी तरफ देखा, जिसे देख सब डर गए कि अब आदित्य को गुस्सा आ जाएगा और वो एम्प्लॉय तो डर के मारे कांपने लगा। उसे लगा कि अब आदित्य न सिर्फ उसकी जॉब छीन लेगा बल्कि उसकी प्राइवेट लाइफ के बारे में जांच पड़ताल करने के लिए छोड़ेगा नहीं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, बल्कि आदित्य ने तो बहुत कैजुअली बोला, शी इज योर लेडी बॉस। इतना कहकर आदित्य ने इशिका को रिप्लाई किया, एंड यू फोकस ऑन मी। और इस तरफ आदित्य अपने एमोलॉज के ऊपर टाइम बम फोड़कर अपनी वाइफ के साथ चैटिंग में बिजी हो गया। उसकी बात सुनकर इसके सभी एम्प्लॉइज एकदम से वरुण की ओर कंफर्मेशन के लिए देखते हैं, तो वरुण भी हमें अपना सर हिला देता है। अब जब उसके बॉस ने खुद ये बात कबूल ली थी तो वो भला कैसे इस बात से इनकार कर देता। वरुण की कंफर्मेशन देख सभी एम्प्लॉइज अपने दिमाग के घोड़े दौड़ने लगते हैं कि आखिर उनकी लेडी बॉस कौन है। उन्हें लगा कि जरूर कोई बहुत इम्पोर्टेंट फिगर ही होगी जिसके साथ उनके बॉस रिलेशनशिप में थे और इतने सीरिया भी थे कि उसे अभी से उनकी लेडी बॉस का टाइटल भी दे दिया।
उन्हें ये लगा कि आदित्य अपनी गर्लफ्रेंड को बात कर रहा था और अब वो बस ये जानना चाहते थे कि वो कौन थी जिसने उनके स्ट्रिक्ट बॉस को स्माइल करना सिखा दिया था और जिसने उन्हें अपना दीवाना बना लिया था। वो जरूर कोई हुस्न की पारी होगी जो कि उनके बॉस की आंखों में उतर पाई, वरना उनके बॉस तो बड़ी से बड़ी एक्ट्रेसेस को भी एक नज़र तक उठाकर नहीं देखते थे। बेचारे उन इमोलाइज को उस दिन बहुत ही बड़ा धक्का लगेगा जब उन्हें पता चलेगा कि वो एक नॉट सो फेमस एक्ट्रेस इशिका मेहरा थी। दूसरी तरफ आदित्य से चैट करके इशिका का मूड अब ठीक हो गया था। दूसरी तरफ प्रोड्यूसर एक अकेले रूम में खड़ा किसी से फोन पर बातें कर रहा था। जी सर, आप मेरा भरोसा कीजिए, ये हॉट सीन मैं नहीं होने दूंगा। मैं किसी न किसी बहाने से इस हॉट सीन को कैंसल कर दूंगा। आप गुस्सा मत होइए बस। दूसरी साइड से कोई आदमी एक डीप वॉइस में कहता है, ध्यान रखना कि तुम अपना ये प्रोमिस पूरा कर सको, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो नहीं तुम इस मूवी को रिलीज कर पाओगे और आगे भी कभी और कोई मूवी बनाने लायक नहीं बचोगे। उसकी धमकी सुनकर प्रोड्यूसर काफी डर जाता है और हड़बड़ाहट में जल्दी से कहता है, जी सर, आपका काम हो जाएगा। तभी वो आदमी कॉल डिस्कनेक्ट कर देता है और उसके साथ ही प्रोड्यूसर की जान में जान आती है। आखिर ये किस डेंजरस आदमी के चक्कर में फंस गया था वो। उसका दिमाग ही खराब था जो कि उस वक्त उसने इस आदमी से इन्वेस्टमेंट एक्सेप्ट की। अब ये आदमी जो कि इस मूवी का तीसरा सबसे बड़ा इन्वेस्टर था, वो खुद को इतना इम्पोर्टेंट समझ रहा था कि मूवी का इतना इम्पोर्टेंट सीन अपनी मर्जी से काट रहा था, जबकि मूवी का सबसे बड़ा इन्वेस्टर चुप बैठा था। वो इसलिए क्योंकि सबसे ज्यादा पैसा आदित्य ने लगाया था, लेकिन उसने डायरेक्ट की जगह इनडायरेक्ट इन्वेस्ट किया था, इसलिए उसे इस बात की खबर नहीं थी। उसने अपनी किसी सब्सिडरी कंपनी के जरिए इन्वेस्ट किया था और वैसे भी इस डिसीजन में उसकी खुद की वाइफ भी तो शामिल थी, इसलिए अगर उसे पता चल भी गया तो भी क्या, ये सब इशिका खुद ही देख लेगी और वैसे भी ये सीन तो वैसे भी इशिका शूट ही नहीं करने वाली थी। उसने कहा था कि वो इस सीन को खुद ही कैंसल करवा लेगी, उसको बस वक्त आने पर उस सीन को कैंसल करना होगा। लेकिन ये थर्ड इन्वेस्टर इशिका का दीवाना लगता था, क्योंकि पहले तो उसने इशिका को फीमेल लीड बनाने के लिए कहा और अब उसका ये हॉट सीन कैंसल करवा रहा है। इशिका बैक सीट पर बैठी थी और इवान कार ड्राइव कर रहा था। इशिका आदित्य की अमेरिका से उसके लिए लाई हुई चॉकलेट खा रही थी। आदित्य ने इशिका के लिए कोई ज्वेलरी या कोई और चीज की जगह ये चॉकलेट्स इशिका को गिफ्ट को थी, क्योंकि उसके पास किसी भी चीज की कमी नहीं थी, लेकिन हाँ, उसे चॉकलेट्स पसंद थी, इसलिए आदित्य दुनिया की सबसे महंगी चॉकलेट इशिका की गिफ्ट की। ये चॉकलेट एक हार्ट शेप बने हुए बॉक्स में थी और इसमें राउंड शेप की 12 पीसेस थी, जिसमें से इशिका ने 4 ऋषु को दिए थे और 2 आदित्य को, क्योंकि शेयरिंग इज केयरिंग। बाकी के 6 पीस में से वो कल रात ही 2 पीसेस ऑलरेडी खा चुकी थी और आज 4 पीसेस वो अपने साथ भी लाई थी। इस वक्त वो उन चारों में से एक खा चुकी थी। इस तरह उसके पास कुल 3 पीसेस बचे थे। इशिका को उन्हें एंड होते देख खुशी और गम दोनों ही हो रहे थे। खुशी इसलिए क्योंकि वो बहुत ही टेस्टी चॉकलेट्स थी और गम इसलिए क्योंकि अब उसके पास सिर्फ 3 पीसेस ही बाकी थे। आदित्य ने एक और बॉक्स इसलिए नहीं खरीदा क्योंकि ज्यादा चॉकलेट भी अच्छी नहीं होती। सामने बैठा इवान मिरर में से इशिका को वो चॉकलेट खाते हुए ही देख रहा था। उन्हें देख उसका भी बहुत मन कर रहा था बस एक बार उसे टेस्ट कर सकने का, क्योंकि इशिका को देखकर लग रहा था कि वो बहुत ही टेस्टी थी, लेकिन वो बेचारा कहाँ लाखों रुपए की चॉकलेट खा पाता, इसलिए उसने अपनी नज़र इशिका से हटा ली क्योंकि वो खुद को और टॉर्चर नहीं करना चाहता था। तभी अचानक उसके बगल से एक हाथ आगे आया, जिसे देख वो एकदम से शॉक्ड हो गया और बैलेंस खोते खोते उसने फिर से संभाल लिया। फिर उसने ध्यान से देखा तो इशिका उसे एक चॉकलेट ऑफर कर रही थी, जिसे देख इवान ने मिरर में देखते हुए इशिका से कहा, नो मैडम, मैं ये नहीं ले सकता। उसकी बात सुनकर इशिका ने पाउट करते हुए पूछा, क्यों? कहीं ऐसा तो नहीं कि इसे मैंने टच किया इसलिए तुम इसे नहीं खा रहे? मैं कोई वायरस हूँ क्या? इशिका की बात सुनकर इवान एकदम से बोला, नो मैडम, मैं भला आपके बारे में ऐसा कैसे सोच सकता हूँ?
तो फिर तुम इसे खाओ, वरना मैं आदित्य से तुम्हारी कंप्लेन करूंगी कि तुमने मेरे साथ ऐसा बिहेव किया जैसे कि मुझे कोई इन्फेक्टियस डिसीज है। इशिका ने उसे धमकाते हुए कहा। एक तो वो अपने दिल पर पत्थर रखकर उसे को चॉकलेट दे रही थी, उस पर भी वो मना कर रहा था। वो तो आज उसने उसे अपनी केयर दिखाकर खुश कर दिया था, इसलिए वो उसे ये चॉकलेट दे रही थी, वरना वो उस चॉकलेट खुद ही खाने वाली थी। और अगर अब वो ऐसे ही नखरे दिखाती रहा तो हो सकता है कि वो उसे खा भी जाए, इसलिए वो उसे इसे खाने के लिए धमका रही थी। उसकी धमकी का असर इवान पर हो गया और उसने वो चॉकलेट इशिका से लेकर अपने मुंह में डाल ली। उसे मुंह में डालते ही इवान को ऐसा लगा कि वो हेवन में है। उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि एक चॉकलेट इतनी ज्यादा टेस्टी भी हो सकती थी। ये कितनी लाजवाब थी और उसे ये खाने का मौका सिर्फ उसकी मैडम की वजह से ही मिला, इसलिए इवान दिल से इशिका का शुक्रगुजार होता है। और अब उसके मन में भी इशिका के लिए राय बदलने लगी थी। शायद उनकी मैडम वैसे नहीं थी जैसा कि उसने सोचा था। इवान इशिका को थैंक्स बोलता है और इशिका एक स्माइल करके अपने फोन में इंटरनेट पर न्यूज ब्राउज करने लगती है। तभी उसकी नज़र एक हेडलाइन पर गई, देवेंद्र अग्रवाल को फाइनली मिला इन्वेस्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर अब बनेगा डायरेक्टर। वो नाम इशिका को कुछ जाना पहचाना सा लगा, लेकिन उसे याद नहीं आ रहा था कि उसने उस नाम को कहाँ सुना था। इशिका फिर उस आर्टिकल को पढ़ने लग जाती है जिसमें बताया गया था कि मशहूर बिजनेसमैन अभिनव दीवान ने फेमस असिस्टेंट डायरेक्टर देवेंद्र अग्रवाल की मूवी में पैसा लगाने का फैसला किया है। बता दे कि 7 साल से असिस्टेंट डायरेक्टर रहे देवेंद्र ने जब एक साइफक मूवी की स्क्रिप्ट लिख उस पर एक मूवी बनाने का फैसला किया तो उन्हें मूवीवुड के किसी भी प्रोडक्शन हाउस ने सपोर्ट नहीं किया। ऐसे में वजह स्क्रिप्ट का दमदार न होना बताया जा रहा है। कई मशहूर प्रोड्यूसर्स ने तो उन्हें असिस्टेंट डायरेक्टर बनकर कुछ और साल तजुर्बे इकट्ठा करने और उसके बाद एक डायरेक्टर बनने की एडवाइस दी है। उन लोगों का मानना है कि देवेंद्र खुद स्क्रिप्ट लिखकर मूवी इसलिए बनाना चाहते हैं क्योंकि वो खुद की एक डायरेक्टर बनने की काबिलियत को चेक करना चाहते हैं, और इसलिए कोई भी प्रोड्यूसर उनकी इस टेस्टिंग में इन्वेस्ट करने के लिए तैयार नहीं हुआ। जिसके बाद देवेंद्र ने बिजनेसमैन की तरफ रुख किया तो बहुत खोजबीन के बाद फाइनली शहर के एक मशहूर बिजनेसमैन अभिनव दीवान फाइनली उनकी मूवी में इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हो गए हैं। उस आर्टिकल को पढ़कर इशिका को फाइनली याद आ ही गया कि आखिर वो नाम उसने कहाँ सुना था। दरअसल ये नाम उसने अपनी पिछली जिंदगी में सुना था। उसकी पिछली जिंदगी में भी देवेंद्र ने अभिनव की इन्वेस्टमेंट के जरिए ये मूवी बना ली थी, लेकिन उसकी ये मूवी फ्लॉप हो गई। जिसके बाद इंडस्ट्री में देवेंद्र का इतना मजाक उड़ाया गया कि उसने इंडस्ट्री को छोड़ ही दिया। मूवी के फ्लॉप होने के बहुत सारे रीजन थे, जिनमें से मैं रीजन मूवी की स्टार कास्ट और लो बजट का होना था। मूवी की मैन लीड का रोल अभिनव दीवान की गर्लफ्रेंड सुप्रिया ठक्कर को दिया गया, लेकिन सुप्रिया को बिल्कुल भी एक्टिंग नहीं आती थी। साथ ही मूवी के बाकी के एक्टर्स भी टीवी इंडस्ट्री के फेमस चेहरे थे, क्योंकि देवेंद्र कुछ फेमस चेहरे के जरिए व्यूवर्स इकट्ठा करना चाहता था, लेकिन फिर भी उनके फैंस इतने ज्यादा भी नहीं थे कि मूवी को हिट करवा देते। और कुछ फैंस तो इस बात से नाराज भी हो गए थे कि सुप्रिया जैसी नौसिखिया को उनके फेवरेट स्टार्स के साथ काम करने का मौका मिला, वो भी एज मेल लीड। ये बात उन्हें अच्छी नहीं लगी और इसलिए बहुत से फैंस ने मूवी नहीं देखी। इसी वजह से फेमस टीवी स्टार्स की हाई फीस की वजह से बजट में भी काफी दिक्कत आई, और इसलिए बहुत सी इम्पोर्टेंट चीजों की जगह पैसा इन फालतू के स्टार्स पर खर्च कर दिया गया। इसी तरह और भी बहुत सारे रीजंस की वजह से ये मूवी फ्लॉप हो गई। लेकिन एक हैरान वाली बात ये थी कि मूवी की स्क्रिप्ट की तारीफ हर एक व्यूअर ने की। भले ही मूवी हिट न हो सकी, लेकिन उसकी स्क्रिप्ट की तारीफ हर किसी ने की को स्क्रिप्ट बहुत अच्छी थी, और अगर किसी अच्छे प्रोडक्शन हाउस ने इस मूवी में इन्वेस्ट किया होता तो ये मूवी हिट होती। उनके हिसाब से तो डायरेक्टर भी काफी अच्छा था और उसने भी काफी अच्छा काम किया था। इशिका को जैसे ही ये बात याद आई, उसके मन में एक आइडिया आया और उसने अपने फोन से अपनी मैनेजर नताशा को एक मैसेज किए और फिर अपनी आंखें बंद करके सीट पर सर टिकाकर लेट गई। इशिका और ऋषु बैठकर अपने अपने काम में बिजी थे। ऋषु अपने स्कूल का होमवर्क कर रहा था और इशिका उस स्क्रिप्ट को रीड कर रही थी, जो कि उसने कार में मैसेज करके नताशा को उसे सेंड करने के लिए भेजा था।
ये स्क्रिप्ट उसी साईफाई मूवी की जिसे देवेंद्र ने लिखा था। इस मूवी का नाम इशिका की लास्ट लाइफ में एलियन फ्रेंड ऑफ फोर EFOF। इस मूवी में इशिका को उसकी लास्ट लाइफ में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन इस लाइफ में था क्योंकि वो अपनी इस न्यू लाइफ का यूज कुछ ऐसे कामों में भी करना चाहती थी जिन्हें उसने पिछली लाइफ में नहीं किया था, और उनमें से एक था फिल्म प्रोडक्शन। जी हाँ, इशिका एक प्रोड्यूसर बनना चाहती थी क्योंकि इस फील्ड में भी काफी पैसा है। हालांकि उसके पास पैसों की कोई कमी नहीं थी, लेकिन फिर भी वो पैसा उसका खुद का कमाया हुआ नहीं था। वो आदित्य और उसके दादू की कमाई थी और इशिका खुद की कमाई करना चाहती थी, इसलिए वो एक प्रोड्यूसर बनकर खुद की कमाई करना चाहती थी। EFOF की स्क्रिप्ट कुछ इस तरह थी। इंडियन स्पेस एजेंसी सॉरी लेकिन इसरो का नाम यूज नहीं कर रही क्योंकि इसरो के लिए मेरे मन में बहुत रिस्पेक्ट है और इसलिए उसे मैं इस स्टोरी से लिंक नहीं करना चाहती, इसलिए ये नाम यूज किया है। लेकिन ये है इसरो ही। आयशा के चीफ का भांजा एक दिन अच्छी फोटोग्राफी के लिए फॉरेस्ट गया और वहाँ उसे एक एलियन मिला जो कि बहुत ही बुरी तरह से डैमेज हुआ था। सौरभ उसे देख डर गया और उसकी मदद के लिए उसे अपने साथ छिपते छिपाते अपने घर ले गया। उसकी फैमिली काफी रिच थी और ये उसके डैड का फ्लैट था जहां पर कोई भी नहीं रहता था सिवाय एक सिक्योरिटी गार्ड के जो कि काफी कामचोर था। सौरभ उस सिक्योरिटी गार्ड को डिस्ट्रैक्ट करके उस एलियन को उस फ्लैट में ले जाता है और उसे वहां छिपा देता है। उसने उसके बारे में अभी तक किसी को खबर नहीं की क्योंकि उसका दिल मोम का था और उसे पता था कि ये एलियन अगर दुनिया के सामने आ गया तो इसे कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, इसलिए उसने अभी तक उसके बारे में किसी को नहीं बताया। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि वो न तो उस एलियन की भाषा समझ सकता था और न ही उसकी कुछ हेल्प कर सकता था, इसलिए उसने एक फैसला लिया और अपने चाचा रविकांत जो कि आयशा के एक बहुत बड़े पोस्ट पर थे और एक ग्रेट साइंटिस्ट थे, उन्हें इस बारे में बता दिया और उनसे मदद मांगी। वो एक साइंटिस्ट थे और इसलिए उस एलियन को देखते ही उस पर एक्सपेरिमेंट करने का ख्याल उनके मन में आया, लेकिन बहुत सी मानवीय दलीलें देकर सौरभ ने उन्हें ऐसा करने से रोक लिया। लेकिन फिर भी रविकांत जी अकेले उस एलियन की मदद नहीं कर सकते थे। उस एलियन को रिपेयर करने से लेकर उसको वापस भेजने तक का काम वो किसी भी हालत में अकेले नहीं कर सकते थे। इसके लिए उन्हें एक पूरी टीम की जरूरत थी, जिसके लिए उन्हें आयशा के साइंटिस्ट्स की जरूरत पड़ती और आयशा कोई भी काम सेंट्रल गवर्नमेंट से छिपकर नहीं कर सकती थी। सौरभ इस बात को सुनकर बहुत डर जाता है और उनसे मिन्नतें करता है कि इस बारे में आयशा और गवर्नमेंट को न बताए, नहीं तो वो उस एलियन की मदद नहीं कर पाएंगे। लेकिन फिर भी रविकांत उन्हें इन्फॉर्म कर देता है क्योंकि वो सौरभ की तरह एक नौजवान नहीं बल्कि एक काफी मैच्योर आदमी थे, इसलिए उन्होंने वही किया जो कि उन्हें ठीक लगा। जिसके बाद सौरभ ने गवर्नमेंट और आयशा को उस एलियन की मदद करने के लिए तरह तरह के तर्क दिए। आयशा के साइंटिस्ट्स को लगता था कि उस एलियन पर रिसर्च और एक्सपेरिमेंट करके वो एक बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल कर लेंगे और दुनिया से इसको बहुत फायदा होगा और देश का नाम रोशन होगा। उनके इस तर्क से गवर्नमेंट भी सहमत थी, लेकिन एंड में सौरभ ने उठकर एक इमोशनल स्पीच इंसानियत पर दी और साथ ही उसने गवर्नमेंट से सवाल किया को क्या वो जनता की असली प्रॉब्लम्स को भूल एक एलियन पर ध्यान देने के लिए तैयार है। क्या देश इस वक्त तैयार था कि वो अपनी रोजमर्रा की बेसिक प्रॉब्लम्स को भूलकर एक एलियन को प्रायोरिटी दे। फिर उसने कहा कि जब दुनिया के सामने इस एलियन की सच्चाई आ जाएगी तो दुनिया भर की एजेंसीज उनके साथ काम करने की जिद करेंगे, जो कि जाहिर सी बात है कि आयशा और गवर्नमेंट ना ही चाहेंगे क्योंकि वो तो अपना नाम रोशन करने के लिए ऐसा कर रहे थे। तो क्या ऐसे में पूरी दुनिया उन पर प्रेशर डालेगी और पावरफुल कंट्रीज उन पर तरह तरह के बैन लगाकर उन्हें अलग थलग कर देंगे, जो कि देश के लिए सही नहीं होगा। तब जाकर उन सबको उसकी बात समझ आती है और इस तरह से वो लोग सौरभ की हेल्प के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर वो लोग आपस में डिस्कस करते हैं कि इसके लिए पैसा कहाँ से आएगा। तो गवर्नमेंट के एक रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं कि वो लोग बाकी के प्रोजेक्ट्स में से एडजस्ट कर लेंगे, जिस पर एक साइंटिस्ट कहता है कि अगर कोई और गवर्नमेंट कभी सत्ता में आए तो उनकी ये चोरी पकड़ी जाएगी और उन पर घोटाले का आरोप लगाया जाएगा। उनका बहुत नाम खराब होगा, जेल तक हो जाएगी। लेकिन एक और रिप्रेजेंटेटिव ने कहा कि उन्हें ऐसे आरोप सुनने की आदत है, ज्यादा सा ज्यादा वो जेल चले जाएंगे।
लेकिन ये सच कभी किसी के सामने नहीं आने देंगे कि पैसे इस प्रोजेक्ट में लगे थे, न कि उनके जेब में गए थे। जिसके बाद एक साइंटिस्ट ये सवाल उठाता है कि अगर बाई चांस ये एलियन ठीक होकर अपने प्लेनेट पर पहुंचकर उनको धरती के बारे में बता दिया तो क्या वो एलियंस उन पर अटैक नहीं कर देंगे। इस पर वो साइंटिस्ट्स लोग सोचते हैं कि वो उस एलियन की डैमेज्ड यूएफओ को ठीक करके उसमें उसे बेहोश करके बैठा देंगे, या यूं कहे कि ऑटोमेटिक स्लीपिंग मोड ऑन करके, और साथ ही उसकी मेमोरी चिप में धरती की सारी इंफॉर्मेशन भी मिटा देंगे। दरअसल उन लोगों को फॉरेस्ट में सर्च करने के बाद एक डैमेज्ड यूएफओ भी मिला था। अब बस उन्हें इस एलियन और उसके यूएफओ को रिपेयर करके उसे वापस भेजना था, क्योंकि उनके हिसाब से अभी धरती इतनी लायक नहीं हुई थी कि एलियंस को लेकर कम इतना बढ़ जाए कि हम अपनी बाकी की प्रॉब्लम्स को भूलकर अपनी धरती को नुकसान पहुंचा बैठे। क्योंकि अगर ये एलियन विदेशी एजेंसीज के हाथों लग गया तो वो इसके जरिए उनके प्लेनेट तक पहुंच जाएंगे, और उसके बाद क्या होगा इसकी कल्पना भी कोई नहीं कर सकता था। इशिका को ये स्क्रिप्ट बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रही थी, लेकिन जब वो और आगे पढ़ने को हुई तब अचानक ही उसका फोन रिंग हुआ। उसने देखा तो आदित्य की कॉल थी, जिसे देख उसने तुरंत पिक कर लिया और कहा, क्या बात है, आज काफी फ्री लग रहे आप। ये बात इशिका इसलिए कह रही थी क्योंकि आदित्य ने पहले भी उसके साथ चैटिंग की थी और वो आदित्य को ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी। लेकिन आदित्य उसकी बात सुनकर उससे फ्लर्ट करते हुए कहता है, मैडम, बंदा आपकी खिदमत में हमेशा हाजिर है, आपके लिए तो मैं हमेशा ही फ्री हूँ। उसकी बात सुनकर इशिका का मन भी उससे फ्लर्ट करने का करता है, लेकिन बगल में ही ऋषु बैठा था और अगर वो ऋषु के सामने से उठकर जाती तो वो क्या सोचता उसके बारे में कि आखिर उसे उसके डैडी से ऐसी भी कौन सी बात करनी थी जो कि वो उसके सामने नहीं कर सकती थी। इसलिए वो यहाँ से उठकर नहीं गई। दरअसल आदित्य और इशिका पूरी कोशिश करते थे कि ऋषु के सामने ऐसी कोई भी हरकत न करे जिससे उसकी इमेजिनेशन किसी गलत रास्ते पे जाए। इसलिए इशिका ने बहुत ही चालाकी से आदित्य से कहा, हाँ ऋषु यही है मेरे साथ, वो अपना होमवर्क कर रहा है। इशिका का इशारा समझ आदित्य भी उसे ज्यादा टीज नहीं करता और उसे कहता है, मिस्टर माथुर ने आज हमें उनके घर डिनर पे इनवाइट किया है। डिनर पे? क्यों? इशिका ने हैरान होते हुए पूछा। आई डोंट नो, शायद इसलिए क्योंकि हम इतने सालों से नहीं मिले। खैर तुम बताओ क्या करना है, चले या नहीं? आदित्य ने पूछा। आदित्य ने जब इशिका से उसकी राय पूछी तो इशिका एकदम हैरान हो गई, क्योंकि आदित्य को इतनी छोटी सी बात के लिए उसकी राय मांगने की क्या जरूरत थी। आदि, आपको इतनी छोटी सी बात के लिए मुझसे पूछने की जरूरत नहीं है, इशिका ने कहा। जरूरत है, घर से रिलेटेड सभी डिसीजंस तुम्हारे ही हाथ में है, इसलिए हमें कब एक फैमिली की तरह कहा जाना है और कहा नहीं, ये डिसीजन लेने का हक तुम्हारा है। आदित्य की बात सुनकर इशिका के फेस पर एक बहुत प्यारी सी स्माइल आ जाती है। हाय, कितना प्यारा हस्बैंड है उसका, जिसके अंदर हजारों लोग काम कर रहे हैं, वो उसके कहने पर चल रहा था। ठीक है, चलते हैं फिर, मैं और ऋषु आपको रेडी मिलेंगे, इशिका ने स्माइल करते हुए कहा। ओके, अब मैं फोन रखता हूँ, बाय। आदित्य ने ऐसा कहकर कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। अभी उसे जल्दी से सारा काम निपटाना था ताकि रात तक वो एकदम फ्री हो जाए। दूसरी तरफ इशिका भी जब उसको बाय बोलकर फोन रखती है तो पति है कि ऋषु उसे ही देख रहा था। उसका होमवर्क शायद फिनिश हो चुका था। क्या हुआ बेबी? इशिका ने पूछा। मम्मा, आपको डैडी को कोई भी डिसीजन खुद से लेने की छूट नहीं देनी चाहिए, इससे वो खुद को आपसे ज्यादा इम्पोर्टेंट समझने लगेंगे और आगे चलकर आपकी विश की केयर भी नहीं करेंगे, ऋषु ने कहा। ऋषु की बात सुनकर इशिका को बहुत ही हंसी आती है और साथ ही अपने बेटे पर बहुत प्यार भी आता है। उसका सिर्फ पति ही नहीं बल्कि उसका बेटा भी एक जेंटलमैन ही था। उसने ऋषु को अपनी गोद में उठा लिया और प्यार से उसकी नोज को अपनी नोज से रब करते हुए कहा, आप क्यों हमेशा अपने डैडी के पीछे पड़े रहते हो? आपके डैडी ने भी मम्मा को सारे डिसीजंस खुद लेने को ही कहा है। इशिका ने ऋषु को ये बात इसलिए कही क्योंकि वो चाहती थी कि ऋषु आदित्य को अप्रिशिएट करे, लेकिन उसकी बात सुनकर ऋषु ने आदित्य को अप्रिशिएट करने की जगह कहा, अच्छा है।
वरना ऋषु को ही उनको ये बात बतानी पड़ती। उसकी बात सुनकर इशिका को और भी ज्यादा हंसी आ जाती है और वो उससे कहती है, अच्छा ठीक है, चलिए आप और मम्मा मिलकर आपके रात के लिए कपड़े रेडी करवा लेते हैं। फिर वो दोनों ही शाम की तैयारियों में जुट जाते हैं। रात के समय आदित्य जब ओल्ड कपूर मैंशन पहुंचता है, उसे ऋषु लिविंग रूम में बैठा टीवी देखता हुआ दिखाई देता है। ऋषु डिनर के लिए रेडी हो चुका था और फिलहाल कार्टून देख रहा था। आदित्य को देखकर उसने उसे प्यार से ग्रीट करते हुए कहा, गुड इवनिंग डैडी। गुड इवनिंग, मम्मा रेडी हो गई क्या आपकी? आदित्य ने पूछा। पता नहीं, उन्होंने ऋषु को रेडी करके यहाँ बिठा दिया था, वो अभी रूम में ही है। ऋषु ने कहा, मैं भी जाकर रेडी हो जाता हूँ, आप यही बैठकर थोड़ी और देर वेट करो। आदित्य ये कहकर सीढ़ियाँ चढ़कर सेकंड फ्लोर पर पहुँच गया। जब उसने वहां जाकर अपने रूम का गेट खोला तो मिरर के सामने खड़ी इशिका को देखकर एकदम शॉक्ड हो गया, क्योंकि इशिका लग ही इतनी ज्यादा प्रिटी रही थी। आदित्य को उसकी मिरर में रिफ्लेक्शन दिख रहा था, जिसमें इशिका ने एक बॉटल ग्रीन कलर की सैटिन सिल्क साड़ी पहनी थी और उसका ब्लाउज तो एकदम बैकलेस था। साथ ही इशिका ने एक चोकर नेकलेस पहना हुआ था। उसने बीच की मांग निकाल रखी थी और अपने सिल्की स्ट्रेट हेयर्स को एकदम खुला ही छोड़ा हुआ था। फिलहाल उसके बाल उसके एक कंधे पर आगे की साइड किए हुए थे, क्योंकि वो अपने ब्लाउज की डोरी बांधने की कोशिश कर रही थी। आदित्य को देख इशिका ने पाउट करते हुए आदित्य से कहा, आप वहाँ खड़े देख क्या रहे हैं, हेल्प कीजिए ने मेरी। उसके पाउट करने से उसके लिप्स, जिन पर उसने रेड लिपस्टिक लगा रखी थी, वो और भी ज्यादा रसीले लगते हैं, जिसे देख आदित्य का गला सूखने लगता है और वो तेज कदमों से चलता हुआ इशिका के पास पहुंचकर उसे झटके से अपनी ओर पलट लेता है। फिर अपना एक हाथ उसकी पीठ पर और दूसरा उसके सर के पीछे उसके बालों को पकड़कर उसको अपने करीब लाता है और अपने होठों से उसके होठों को छूकर उनका रस पीने लगता है। वो इशिका को काफी पैशनेटली किस करता है, जिसमें मदहोश होकर इशिका भी उसके गले में हाथ डालकर उसे की करने लगती है। जब आदित्य की टंग इशिका के टंग के साथ टैंगल थी तो उस वक्त आदित्य के हाथ इशिका की पीठ पर फेरने लगते हैं, जिसने महसूस कर इशिका की बॉडी सिहर उठती है। तो आदित्य अपने दूसरे हाथ को भी इशिका की पीठ पर रख लेता है और उसके दोनों हाथ उसकी पीठ पर फिराते हुए उसके कंधे तक पहुंच जाते हैं और आदित्य उसकी डोरी को बांध देता है। जब उन्हें सांस लेने में मुश्किल हुई तब जाकर वो दोनों एक दूसरे से अलग होते हैं और इशिका कहती है, ये डोरी बांधने का सबसे रोमांटिक वे था। उसकी बात सुनकर आदित्य फिर से उसे अपनी ओर खींच लेता है और कहता है, अब मेरा जाने का मन नहीं कर रहा है। उसकी शैतानी समझते हुए इशिका उसके गालों को अपने हाथों में भारत हुए कहती है, आप भूल गए कि आपने मुझे तब तक छूने के लिए मना किया था जब तक कि हम न्यू कपूर मैंशन नहीं पहुंच जाते। दरअसल आदित्य और इशिका अभी सेकंड बेबी को अवॉइड कर रहे थे, इसलिए उन्हें फिजिकल होते वक्त कॉन्डोम यूज करने की जरूरत थी, क्योंकि आदित्य इशिका को कॉन्ट्रासेप्टिव्स नहीं यूज करने देना चाहता था। इसलिए वो खुद ही कॉन्डोम यूज करने वाला था, लेकिन उन्होंने सोचा कि यहाँ पर वो इसे यूज नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ के नौकर उनके अपने लोग नहीं थे। वो एक नया स्टाफ था और इशिका अपनी और आदित्य की प्राइवेसी को लेकर बहुत ही ज्यादा कॉन्शियस थी। इशिका की बात सुनकर आदित्य भी मन मारकर उससे अलग होता है और फिर उसे छोड़ देता है। इशिका फिर जाकर सामने रखे एक बॉक्स को ओपन करके उसमें से अपना मंगलसूत्र और सिंदूर की डिब्बी निकलती है। दरअसल इशिका अपने साथ साड़ी, मंगलसूत्र और सिंदूर इसलिए लाई थी क्योंकि उसने सोचा था कि वो एक दिन उसे अपने घर पर जरूर पहनेगी, जिसे देख उसके दादू को बहुत खुशी होगी, लेकिन उसे मौका मिला ही नहीं। इशिका वो मंगलसूत्र आदित्य को देती है तो आदित्य उसे कुछ सेकंड्स के लिए अपनी चमकती आंखों से देखता है। आज उसकी आंखें बिल्कुल ऋषु की तरह ही चमक रही थी, जो कि उसके बहुत ज्यादा खुश या एक्साइटेड होने पर होता था। इशिका समझ जाती है कि ऐसा इसलिए था क्योंकि आज शादी के बाद पहली बार आदित्य को उसे मंगलसूत्र पहनाने का हक मिल था। आदित्य फिर इशिका से उसे लेता है और सामने से ही इशिका के गले में पहनाता है। उसे पहनते वक्त इशिका और आदित्य इतने करीब थे कि उनके बीच हवा के पास होने तक की जगह नहीं बाकी थी।
आदित्य जब उसके एंड्स को आपस में कनेक्ट कर रहा होता है तो उस वक्त इशिका अपना सर आदित्य के सर पर टीका लेती है और बोलती है, आपको बहुत तड़पाया है न मैंने। इस पल के लिए उसकी बात सुनकर आदित्य को उसके गिल्ट और सैडनेस का एहसास होता है और वो मंगलसूत्र बांधने के बाद इशिका के बालों पर हाथ रख के उसके बालों को सहलाते हुए कहता है, हाँ तड़पाया तो है, लेकिन मेरे लिए ये ही काफी है कि तुमने मुझे इस लायक समझा कि मैं फिर से तुम्हें इसे पहना सकूं। आदित्य की बात सुनकर इशिका को और भी ज्यादा गिल्टी फील होता है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो उन्हें बहने से रोकने की कोशिश करते हुए कहती है, आपसे ज्यादा डिजर्विंग और कोई हो भी नहीं सकता, बल्कि मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं ही आपको डिजर्व नहीं करती। उसकी बात सुनकर आदित्य झट से उसे खुद से अलग करके उसकी आंखों में देखकर बहुत सीरियस टोन में कहता है, आज के बाद तुम ये बात दोबारा कभी नहीं कहोगी। सच को न बोलने से वो बदल नहीं जाता है आदित्य, और सच यही है कि मैं आपको डिजर्व नहीं करती, इशिका ने कहा। कहते वक्त उसके अंसाऊ बह गए। उसे ऐसा देख आदित्य का दिल टूट जाता है और वो तुरंत उसके आंसू पोंछकर उसके सर से अपने सर को छूते हुए कहता है, प्लीज जान ऐसा मत बोलो। ओनली इशिका डिजर्व्स आदित्य एंड ओनली आदित्य डिजर्व्स इशिका। मेरी इस बात को हमेशा याद रखना, क्योंकि हम दोनों ने हो एक दूसरे के लिए बहुत तड़प सही है। तुम भी तो मेरे तुम्हें छोड़कर जाने के बाद बहुत तड़पी थी मेरे लिए। तुम उस बात को कैसे भूला सकती हो? आइंदा कभी भी अपनी इस तड़प और दर्द को कम मत समझना। मेरा दिल दुखता है जब भी मैं तुम्हारी उस हालत के बारे में सोचता हूँ। आदित्य की बात को सुनकर इशिका और कुछ नहीं कहती, क्योंकि वो आदित्य को और सेव नहीं करना चाहती थी। हालांकि वो अभी भी अपने मन में यही मानती थी कि उसकी तड़प आदित्य की तड़प के सामने कुछ भी नहीं थी। थोड़ी देर बाद आदित्य और इशिका अलग होते हैं और फिर आदित्य इशिका की आंखों में देखते हुए उसकी मांग भी भरता है। 15 मिनट में आदित्य भी फ्रेश होकर रेडी हो जाता है और इशिका तब तक अपने मेकअप को कंप्लीट कर रही थी। अब वो पहले से भी ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही थी। आदित्य ने इशिका के प्रिपेयर किए हुए गिफ्ट्स उठाते हुए इशिका से पूछा, चले? हाँ बस मैं अपना पर्स ले लूं। कहते हुए इशिका ने कबोर्ड में से अपना एक ब्लैक कलर का इवनिंग पर्स निकाला और तभी उसके मन में कुछ सूझी, तो उसने तुरंत उसी कबर्ड के लॉकर में से एक बॉक्स निकाला। जब उसने उस बॉक्स को ओपन किया तो उसमें वही आदित्य की चेन थी, जिसे देख इशिका के फेस पर एक डेविल स्माइल आ गई और उसने मन में सोचा कि न जाने इसे देख आदित्य कैसे रिएक्ट करेगा। इसलिए उसने जल्दी से उसे निकलकर उसे अपने पर्स की चेन में हुक कर लिया और फिर लाकर और कबोर्ड को बंद करके वो आदित्य के पास गई और उसे वो पर्स दिखाते हुए पूछा, आदि ये पर्स मेरी साड़ी के साथ मैच तो कर रहा ना? हाँ ये ब्लैक है और तुम्हारा ब्लाउज भी ब्लैक है, इसके अलावा तुम्हारी हील्स और नेकलेस भी ब्लैक है। आदित्य ने बहुत कैजुअली रिप्लाई किया, क्योंकि उसका ध्यान उसकी चेन पर गया ही नहीं। जिसे देख इशिका ने उस पर्स को हिलाते हुए पूछा, ओफो, कलर देखकर नहीं डिजाइन देखकर बताइए, जरा गौर से देखिए ना इस पर्स को। आदित्य को समझ नहीं आ रहा था कि इशिका एक पर्स को इतनी इम्पोर्टेंस क्यों दे रही थी। अगर वो कोई और पुष्प भी कैरी कर लेगी तो भी क्या हो जाएगा, लेकिन फिर औरतें तो होती ही ऐसी है, छोटी सी छोटी चीज भी उनके लिए इतने मायने रखती है, तो फिर ये तो फिर भी एक पर्स है। इसलिए उसने इशिका की बात सुनकर गौर से उस पर्स को देखा तो उसकी नज़र उसकी चेन पर गई, जिसे देख उसे बचपन का वो सीन याद आ गया कि कैसे रिचा के गिफ्ट किए हुए इसकी चेन को इशिका ने बहुत ड्रामा करके उससे ले लिया था। उस देख आदित्य बहुत ही सरप्राइज्ड हो जाता है कि ये अब भी इशिका के पास थी। भले ही वो बचपन में उसे पसंद करती थी, लेकिन बाद में उसे नापसंद और उसके बाद तो उससे नफरत तक करने लगी थी। ऐसे में उसने अभी तक इसकी चेन को अपने पास संभाल कर कैसे रख लिया? वजह चाहे जो भी हो, वो उसकी चेन को इशिका के पास देखकर बहुत खुश था, क्योंकि इससे उसे याद आया कि बचपन में इशिका उससे कितना प्यार करती थी। आदित्य के फेस पर उस स्माइल को देखकर इशिका ने गुस्से में अपने पैर पटकते हुए कहा, बहुत खुशी हो रही है आपको ये की चैन देखकर। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको याद आ गया कि रिचा आपको बचपन में पसंद करती थी?
आपको शर्म नहीं आ रही मेरे सामने किसी और लड़की के बारे में सोचते हुए? दुनिया के सारे आदमी एक से ही होते हैं। अपनी वाइफ से कहते हैं कि उनके अलावा किसी और के बारे में सोचते भी नहीं है, लेकिन अगर उन्हें पता चल जाए कि दूसरी लड़कियां उन्हें पसंद करती है तो फिर देखो कैसे मन में लड्डू फूटने लगते हैं इनके। इशिका क्यों गुस्सा देखकर आदित्य को उस पर बहुत हंसी आती है, क्योंकि इशिका के गुस्से में उसकी जलन और प्यार छिपे थे। ऊपर से वो गुस्से में बहुत क्यूट भी लग रही थी। उसकी नोज भी रेड होने लगी थी, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं होती इशिका के सामने हंसने की। ऐसा करने से उसका गुस्सा और भड़क जाता, इसलिए आदित्य उसका गुस्सा शांत करवाने के लिए कुछ कहने ही वाला होता है कि उससे पहले ही ऋषु, जो कि अभी अभी आया था, एकदम से रूम में आता है और इशिका के पास खड़े होकर इशिका की तरह गुस्से में उससे कहता है, डैडी, आप किसी और आंटी के बारे में सोचकर खुश हो रहे हैं। दिस इज बैड। कौन है वो आंटी? क्या वो ऋषु की मम्मा से ज्यादा सुंदर है? अगर होगी भी तब भी आप उसे ऋषु की स्टेप मॉम नहीं बना सकते। ऋषु कभी भी किसी और को अपनी मम्मा नहीं मानेगा। ऋषु की सिर्फ एक ही मम्मा है। ऋषु की बात सुनकर आदित्य तो बिल्कुल शॉक्ड हो जाता है। उसका बेटा तो उसकी वाइफ से भी 2 कदम आगे था। ऋषु की बात सुनकर इशिका ऋषु के दोनों गालों को अपने हाथों में पकड़ते हुए उससे कहती है, बेबी, आप बहुत अच्छे हो। आप सच में अपनी मम्मा से बहुत प्यार करते हो और उनके लिए अपने डैडी से भी फाइट कर रहे हो। बट आप फिक्र मत कीजिए, आपकी मम्मा ऐसे ही किसी को भी उनकी जगह नहीं लेने देगी। अगर कोई भी लड़की आपकी स्टेप मॉम बनने की कोशिश करेगी तो आपकी मम्मा उसे नहीं छोड़ेगी और उसको बहुत अच्छा सबक सिखाएगी। इशिका की बात सुनकर आदित्य की आंखें हैरानी से फैल गई। इशिका उसके बारे में ऐसा कैसे सोच सकती थी कि वो उसकी जगह किसी और को दे सकता है। कहा गया उनका वो 2 मिनट पहले वाला प्यार। अरे अभी थोड़ी देर पहले ही तो उसने उसको मंगलसूत्र पहनाया और उसकी मांग भरी थी। ये सब वो इतनी जल्दी कैसे भूल सकती है? इशिका की बात सुनकर ऋषु कहता है, मम्मा, आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। अगर डैडी आपकी जगह किसी और को देना चाहते हैं तो उन्हें देने दीजिए। अगर उनकी खुशी इसी में है तो यही सही। हमें उन्हें उनकी खुशी दे देनी चाहिए। ऋषु और आप उन्हें छोड़कर बड़े नानू के रहने चले जाएंगे। ऋषु की बात सुनकर तो आदित्य को सदमा सा लग गया। ये दोनों माँ बेटे उसे छोड़कर जाने की बात कर रहे थे, वो भी एक छोटी सी बातें लिए। कितने ड्रामेबाज थे ये दोनों माँ बेटे। आदित्य भी उनकी नौटंकी अब समझने लगा था और इसलिए उसने सोच कि क्यों ना वो उनके साथ ही इस केवल में उनका साथ दे। इसलिए उसने भी थोड़ा गिल्टी होने की एक्टिंग करते हुए कहा, अब जब तुम दोनों जाने के लिए रेडी हो गए हो तो मैं सोच रहा हूँ कि तुम दोनों को ये ओल्ड कपूर मैंशन गिफ्ट में दे दूँ और मैं ऋषु की स्टेप मॉम के साथ ने कपूर मैंशन में रह लूंगा। इस बार चौंकने की बारी इशिका और ऋषु की थी। आखिर आदित्य ने कैसे उनकी एक्टिंग को पहचान लिया था? क्या वो दोनों इतनी बेकार एक्टिंग कर रहे थे क्या? इशिका को तो अपना करियर खतरे में नजर आने लगा था। इतनी बेकार एक्टिंग के साथ तो वो कभी भी मूवीवुड में नहीं टिक पाएगी। वो बेचारी तो बस आदित्य को थोड़ा टीज करना चाहती थी, कैसा कि उसने पहले से ही सोच के रखा था कि आदित्य को इसकी चैन को दिखाने के बाद करेगी, लेकिन उसे क्या पता था कि उसकी एक्टिंग इतनी खराब होगी कि वो रंगे हाथों पकड़ी जाएगी। इशिका को ये नहीं पता था कि आदित्य को पहले तो उसकी एक्टिंग एकदम सच लगी थी, लेकिन उसकी ओवर एक्टिंग की वजह से वो पकड़ी गई थी। दूसरी तरफ ऋषु भी समझ जाता है कि उसके डैडी भी उनकी तरह एक्टिंग कर रहे थे, तो वो भी आगे बोला, डैडी, हम चले तो जाएंगे, लेकिन फिर हम मीडिया में ये बात बता देंगे कि अपने किसी और आंटी के लिए छोड़ दिया। फिर देखना कि कैसे आप और वो आंटी एक साथ खुश रहेंगे। सब ऋषु और ऋषु की मम्मा का साथ देंगे और आपको और उन आंटी को डांटेंगे। सब आपके खिलाफ प्रोटेस्ट करेंगे। ऋषु की बात सुनकर इशिका कहती है, हाँ, और मैं तो महिला आयोग में भी कंप्लेन करूंगी। फिर देखना, वो लोग आपको मजा चखाएंगे। उन दोनों की बात सुनकर आदित्य हंसते हुए कहता है, कितने भोले हो आप दोनों। पैसों के आगे सही और गलत की परवाह कोई नहीं करता और पैसा बहुत है मेरे पास। उसका स्वैग देख ऋषु और इशिका चिढ़ जाते हैं। ऋषु कहता है,
देखा मम्मा आपने, इसीलिए डैडी इतना ज्यादा हार्ड वर्क करते हैं पैसे कमाने के लिए। हम पैसों से कभी भी कोई आदमी सच्ची खुशी नहीं खरीद सकता। इन्हें इनके पैसों के साथ खुश रहने दो बेबी। आप और मम्मा एक साथ मिलकर यहाँ इनके बिना भी खुश रह लेंगे। इशिका ने तो ये बात सिर्फ आदित्य को टीज करने के लिए कही थी, लेकिन उसकी ये बात आदित्य के दिल पे लग जाती है। वो एक बहुत ही सीरियस टोन में कहता है, सही कहा आपने, पैसों से कोई भी आदमी सच्ची खुशी नहीं ढूंढ सकता, और मेरी खुशी तो आप दोनों के साथ में है। मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी हो तुम दोनों। मेरी जिंदगी, मेरी दुनिया हो रूम दोनों। इसलिए कभी सपने में भी मुझे छोड़कर जाने की सोचना भी मत, क्योंकि मैं तुम दोनों में से किसी एक के बिना भी नहीं रह सकता। आदित्य की बात सुनकर इशिका और ऋषु का प्लेफुल मूड भी गायब हो जाता है। आदित्य की बात उनके दिल को छू गई थी, और इशिका, उसे तो पता था कि उसके जाने के बाद आदित्य की क्या हालत होगी। इसलिए वो सपने में भी आदित्य से दोबारा दूर जाने की नहीं सोच सकती थी। इसलिए उसने ऋषु की तरफ देखकर कुछ इशारा किया और उसके बाद उसे अपनी गोद में उठा लिया, और फिर दोनों एक साथ आदित्य के गले लग जाते हैं और आदित्य भी उनको टाइटल हग करता है। और इशिका कहती है, हम कभी भी अलग नहीं होंगे, हम सब हमेशा एक साथ ही रहेंगे। थोड़ी देर तक ऐसे ही एक दूसरे को हग करने के बाद जब वो अलग होते हैं तो काफी रिलैक्स फील करते हैं, और उसके बाद वो लोग कुछ सेल्फीज लेते हैं। ये उनकी फर्स्ट फोटो थी जबकि वो अच्छे से कपड़ों में अच्छे से तैयार हुए थे, वरना अभी तक तो वो तीनों उल्टे सीधे लुक में ही अपनी सेल्फीज लेते थे। कभी फनी नाइट सूट में, कभी चोटी और मूछ में, तो कभी पेंट में रंगे हुए। ये वाली फोटो उनके लिविंग हॉल में फ्रेम करके लगवाने लायक थी, और इशिका के मन में भी यही बात थी। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। राधे राधे दोस्तों।